बैक टू योर यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला, जहाँ हम करने वाले हैं ENG 203 आपके BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चंस पेपर नहीं कह सकते आप, क्वेश्चंस कह सकते हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, मतलब यूनिट वाइज। पहला यूनिट से आपके क्वेश्चंस हैं, ये देखिए 2023 में दिख रहा है। और आपको शुरुआत में थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे किसी भी यूनिट के। उसके बाद एट द एंड जब आप पहुंचोगे तो वहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखेंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। पहला यूनिट है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ तक हैं। अब देखिए यहाँ से आपके शुरू हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये देख सकते हो यहाँ, ये सब 2023, 2024 और 23 के क्वेश्चंस जितने भी आए हैं वो सारे आपको मैं कराऊंगा। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराया जा रहे हैं, और जहाँ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे वहाँ बता भी दिए जाएंगे। और इस बुक में जो भी क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए गए हैं वो भी बताता चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स गलत हैं। हर यूनिट से आप 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के आंसर गलत मान सकते हो। तो चलिए देखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बड़ा वीडियो होने जा रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इससे बाहर से आपके इंग्लिश 203 में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ट्रांसलेशन एक आपका अलग पार्ट बचेगा, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग कहते हैं तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा, तो नहीं तो उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत आसान आता है। आप लोग के पास ऑप्शंस भी रहेंगे, आप लोग कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्रीवियस ईयर पेपर जो अपलोड किया उसको जाके अलग से देखो, और इसको यहाँ पे पूरा देख सकते हो आप। वहाँ आपको सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर में आया है, ठीक है, पेपर। तो चलिए देखिए वीडियो पूरा, और भाई कैसा लगेगा बता देना। द वर्ड ट्रांसलेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ट्रांसलेटियम, नहीं यार ट्रांसलेटो। यहाँ पे ट्रांस टी के बाद ओ हो जाएगा, यू नहीं आएगा। विच इज़, तो लैटिन ऑप्शन ए आप सही हो जाएगा। जो ट्रांसलेशन वर्ड है ट्रांसलेटो से डिराइव्ड किया गया है, और ये लैंग्वेज है लैटिन भाषा का एक शब्द था। इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओरिजिनल और सोर्स टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज। एक टेक्स्ट को किसी और टेक्स्ट में बदलने को क्या कहेंगे हम? ट्रांसलेशन कहेंगे, ऑप्शन बी। ये सब क्वेश्चंस आपको रटने पड़ेंगे साहब, एकदम बात सीधी सादी है। ये 79 क्वेश्चंस जो भी हैं ये सारे के सारे आपको रटने पड़ेंगे। इसके बाद से क्वेश्चंस जो आपके नोवेल्स पे आएंगे, प्लेस पे आएंगे, वो सब मैं याद करा दूंगा, उसमें समस्या नहीं है। इसमें आपको 2 से 3 बार वीडियोस देखने पड़ेंगे जहाँ तक एक क्वेश्चंस का पार्ट है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं तीसरा, इज द ट्रांसलेशन विद इन द सेव लैंग्वेज। तो अगर सेम लैंग्वेज में, सेम लैंग्वेज, यहाँ सेव लैंग्वेज लिखा होगा, देखिए बहुत मिसप्रिंट्स हैं। सेम लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेशन हो रहा है तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इंटरलिंगुलर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर डिफरेंट लैंग्वेज में होता तो यहाँ पर इंटर, ऑप्शन ए सही हो जाता है, इंटरलैंगुलर, और यहाँ इंट्रालैंगुलर हो जाएगा सही जब सेम में होगा। तो ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। एक लैंग्वेज से अगले लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, इंटरलिंगुलर, ऑप्शन डी मैंने बताया भी था। इज द कन्वर्जन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर। एक स्क्रिप्ट से दूसरे स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट करना या कन्वर्ज करना, उसको हम कहते हैं ट्रांसलिट्रेशन। ट्रांसलिट्रेशन, ऑप्शन ए याद रखिएगा। इज द स्टडी ऑफ अ साइन एंड साइन सिस्टम्स इन लैंग्वेज इज कॉल्ड, ऑप्शन ए सीमोटिक्स, इंपॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्पेयर इज अ गाइड टू सोशल रियलिटी। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्पेयर लैंग्वेज जो है वह एक गाइड है सोशल रियलिटी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन ट्रांसलेशन इज बीइंग फेथफुल एंड एक्यूरेट टू द यसल टेक्स्ट। फिडेलिटी, ऑप्शन सी, फिडेलिटी। लैक ऑफ फिडेलिटी टू द टेक्स्ट इफ यसल मीन्स होता है सोर्स लैंग्वेज, एंड कैन बी डिफाइंड एज इन ट्रांसलेशन स्टडीज डिस्टोरियन, ऑप्शन डी। ये सब क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं है, एक्सप्लेन करूंगा बहुत टाइम लग जाएगा, तो याद करने की कोशिश कीजिए साहब, याद करने की। 2 बार वीडियो देख लोगे अपने आप क्वेश्चन आएंगे, आप टिक करके चले जाओगे। आइए देखते हैं। जोकोबोसन डिक्लेयर्स दैट एवरी पोएटिक आर्ट इज देयरफॉर टेक्निकली ट्रांसलेट डिवाइस अनट्रांसेबल। तो अनट्रांसेबल होते हैं, ऑप्शन सी, इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हेन ट्रांसलेटेड हैज टू बी अप्रोच्ड एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम रेदर देन एज अ टेक्स्ट, ऑप्शन बी, ड्रामा। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है। ये आइए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इज ट्रांसलेटिंग एन अनदर वर्ड बाय वर्ड एंड टाइम बाय लाइन है, टाइम बाय लाइन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। अगर वर्ड टू वर्ड या लाइन बाय लाइन किसी भी चीज़ को ट्रांसलेट किया जा रहा है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो उसको हम कहेंगे मेटाफ्रेज, ऑप्शन सी। इंट्रालैंगुलर ट्रांसलेशन इज एल्सो नोन एज, इंट्रालैंगुलर ट्रांसलेशन को और भी किस नाम से जाना जाता है? रीवर्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। जॉर्ज मोनियन जॉर्ज मोनियन क्या है? एक फ्रेंच पोएट हैं, या जो भी हैं फ्रेंच ऑथर हैं, सीधे जा सको।
The way of translating social or cultural reality of the source text to that of the culture of the target language is called adaptation. ऑप्शन ए एडॉप्टेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूरा याद करने की कोशिश कीजिए। जो ट्रांसलेटिंग सोशल और कल्चरल रियलिटीज़ हैं उनको अगर आप सोर्स टेक्स्ट मतलब जिस लैंग्वेज के बिहार पे ट्रांसलेट किया जा रहा है, जिस बिहार की लैंग्वेज पे जब ट्रांसलेट होकर जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम कहते हैं टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। एडॉप्टेशन ऑप्शन ऐसे ही रहेगा। इन द ट्रांसलेशन यूज द वर्ड और फ्रेज ऑफ द ओरिजिनल यूजली इन इटैलिक्स बारोइंग ऑप्शन सी। अब देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच द ट्रांसलेशन एंड एक्सप्रेसेस इज रेंडर्ड वर्ड बाय वर्ड फॉर वर्ड। तो ट्रांसलेशन एक्सप्रेस किया जाता है रेंडर्ड वर्ड बाय वर्ड में, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक और नाम है इसका कैलक्यू भी नाम है, इसको हम कहते हैं, और ट्रांसलिट्रेशन तो कहते ही हैं। इन द ट्रांसलेटर adds elements to the target text to make up for their absence in the target language. Compensation option B. When a word of the source text is replaced in the target text by a while group of words explain a non-extinct notion in the target language is called paraphrase. Not important. A good translation is a translation that provides on the message of the ESL text in the target language. Option B. Equivalent. Important है, आ सकता है। एक गुड ट्रांसलेशन क्या है, जो प्रोवाइड करता है मैसेज को एसएल से टीएल में भेजने के लिए, वो भी इक्विवेलेंट, मतलब सब कुछ सेम रहे, कोई ज़्यादा अंतर मत हो। सोर्स लैंग्वेज और टेक्स्ट लैंग्वेज, जो सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में बस भाषा का अंतर हो, कोई भावनाओं का अंतर मत हो, जो भी उसमें भी एक्सप्लेन किया गया वही चीज़ उसमें भी एक्सप्लेन की गई हो, कोई वर्ड्स इधर उधर मत हो। द प्रॉब्लम ऑफ इक्विवेलेंस अराइजेस प्राइमरली इन ट्रांसलेटिंग। तो प्रॉब्लम कब आती है, इक्विवेलेंस अराइजेस कब होता है, या इक्विवेलेंस में प्रॉब्लम कब आता है ट्रांसलेट करने में, तो ईडियम्स जब आ जाते हैं, तो ईडियम्स में अगर वर्ड टू वर्ड अगर ट्रांसलेट कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। ईडियम्स को समझना पड़ेगा, उसके पूरे पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि ये ईडियम क्यों यूज़ किया गया था, इसका अर्थ क्या होगा। डिस्टिंग्विश ट्रांसलेशन ऑफ प्रोसेस एंड अ प्रोडक्ट। ऑप्शन ए आर्विक न्यूबरेट ने कहा था डिस्टिंग्विश ट्रांसलेशन अ प्रोसेस एंड अ प्रोडक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है, ऐसे चीज़ें स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। द डैश डैश हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेज सिंस एजेस। बाइबल जो है वह बहुत लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है। द न्यू टेस्टामेंट वाज रिटन इन, तो जो न्यू टेस्टामेंट है वो रिटन है कोनी ग्रीक में, कोनी ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है। द आइडिया ऑफ डैश डैश में बी ट्रेस्ड बैक टू द 17th सेंचुरी। मशीन ट्रांसलेशन, ये आपके 204 में आएगा, ये 203 में भले यहाँ डाल दिया गया। मशीन ट्रांसलेशन यूज अ मेथड बेस्ड ऑन एंट्रीज ऑफ डिक्शनरी। ऑप्शन ए। लेकिन याद रखिए भाई, क्या भरोसा है, ट्रांसलेशन चीज़ें यूज़ की गई हैं यहाँ भी वहाँ भी, तो इधर उधर कर देते हैं थोड़ा बहुत डी वाले, ठीक है। द ट्रांसलेशन ऑफ द इंक्रीज कंसिडरेबली इन फ्रांस बिटवीन 1625 एंड 60। क्लासिक ऑप्शन बी। थोड़ा स्पीड में कोशिश कर रहा हूँ, दिक्कत होगा, थोड़ा धीरे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा मैसेज नहीं आना चाहिए आप लोगों का कि बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, धीरे पढ़ाऊँगा टाइम आप लोग का जाएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी मैं वीडियो को छोटा रख पाऊँ उतना रखूँ। आप लोग को जितना टाइम देना होगा वीडियो में आप लोग दे सकते हो। आप लोग 2 से 3 बार तो वीडियो देख के ही जाओगे, यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ, मतलब कुछ तो आएंगे 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन आप मान लो। इसके अंदर से जो बता रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा नोवेल्स प्लेज में, वो सब आपके लिए ज़रूरी हैं। और इसमें तो जो 80 क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ से मुझे नहीं लगता इसके बाहर से आने चाहिए, लेकिन भाई कुछ क्वेश्चन तो इधर उधर कर दिया जाता है। तो आते हैं, देखते हैं। द राइटर्स ऑफ 17th सेंचुरी टर्न टू एंशिएंट मास्टर सीइंग अ मेजर मीन्स ऑफ अ इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन डी लिमिटेशन। The great age of French classicism and flowering of a French theatre was based on the Astorian unities पे based था। Sir John Denmark's theory of translation is expressed in his poem to Sir Richard Francis के पोएम में लिखा गया है, एक्सप्रेस किया गया है इस ट्रांसलेशन को। और पहली बार यूज़ कौन किया था ट्रांसलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। क्वेश्चन दिख नहीं रहा था भाई मुझे यहाँ पे, तो मैं खुद से बना के पूछ ले रहा हूँ आपसे। ट्रांसलेशन को पहली बार यूज़ किसने किया था, थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन दिया किसने था, तो DOLET डोलेट ने दिया था थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन, याद रखो, आ सकता है। ट्रांसलेशन ऑफ पोस्टर फिडो वाज रिटन इन द ईयर। तो ट्रांसलेशन ऑफ पोस्टर फिडो जो है कब लिखा गया है, 1648 में। नॉट इम्पॉर्टेंट, अगर सारे सब याद करते चलोगे तो फिर कितना याद कर पाओगे।
द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रॉय वॉज रिटन इन द ईयर 1656. द टर्म ट्रांसलेशन स्टडीज वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाई जेम्स होमलेस. Dream's theory argues for a concept of translation that sees translator and the original writer is as equal. देखते हैं, आगे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे आते हैं. ट्रांसलेशन इज द ओल्डेस्ट नॉर्म ऑफ ट्रांसलेटिंग. तो ट्रांसलेशन जो है ओल्डेस्ट नॉर्म है ट्रांसलेटिंग का. सेंस फॉर सेंस, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट. टूवर्ड्स अ साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1964 में ये पब्लिश हुआ था. इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, जो आप लोग को जो वीडियो आ रहा है पब्लिश बताया गया है कि भाई इस बुक से आप पढ़ सकते हो. ऑन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांसलेशन इन एन एसे रिटन बाई 1959. ऑप्शन सी बी जॉस्पी बाल्बर. इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. द आर्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग पोएट्री वाज रिटन बाई. तो जो आर्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग पोएट्री है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये ऑप्शन सही रहेगा आपका. बॉटम राफेल द्वारा लिखा गया. राफेल याद रखो, राफेल द्वारा जो है आर्ट ऑफ ट्रांसलेट पोएट्री लिखी गई है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं. द स्ट्रेस ऑन लिंग्विस्टिक्स एंड द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स विद मशीन ट्रांसलेशन इन द लेड टू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसलेशन स्टडीज इन ईस्टर्न यूरोप 1950. ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. अब आएंगे क्वेश्चन भयानक. आइए. प्ले एबिलिटी इज अ प्रिंसिपल क्राइटेरिया फॉर ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप्स. प्ले एबिलिटी से याद रखो, फिलिप्स ने दिया था ये चीज़. ठीक है. द ट्रांसलेटर शुड वर्ड फॉर वर्ड रेंडरिंग्स. तो हमको वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेटिंग अवॉइड करना चाहिए. वर्ड फॉर वर्ड करोगे तो भावनाएं आपको नहीं पता चलेंगी. पूरा पैराग्राफ पढ़ के ट्रांसलेट करोगे तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है. आर टू बी ट्रांसलेटेड बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस. इडोनिया. The translator should have perfect knowledge of both ESL and TC. ESL and TL. Option B ESL and TL. Option D source language and translating target language. Target language TC. Divided by common language is written by. Divided by common language लिखा गया मीनाक्षी मुखर्जी के द्वारा. Divided by common language पब्लिश कब हुआ, 2000 में पब्लिश हुआ. Divided by common language has been taken from. तो डिवाइडेड बाय कॉमन लैंग्वेज लिया कहाँ से गया, द पैरिसिमल एम्पायर से लिया गया. ऑप्शन बी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है. इसके दो ऊपर जो क्वेश्चन बताए वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस इज अ नोवेल रिटन बाई. जो मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस है ये नोवेल लिखा गया है चेत्रा बनर्जी दिवाकरानु द्वारा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाएगा आपका. द लैंग्वेज टू विच द ट्रांसलेशन इज बीइंग डन फ्रॉम अनदर लैंग्वेज इज कॉल्ड. तो भाई एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेशन यूज करो तो भाई उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं. ऑप्शन डी 2023 में पूछा गया है. ये सब डीडीयू में पूछे गए हैं क्वेश्चंस हैं जो लिखा हुआ है जहाँ, और जहाँ नहीं लिखा गया वो बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हैं. कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दिए गए हैं. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. द वर्ड ट्रांसलेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड. हमको पहले से पता है. विच लिटरेरी मीन्स, इसका मतलब होता क्या है, कैरिंग ए क्रॉस होता है, या फिर कैरी ए क्रॉस, या फिर टू ब्रिंग कह सकते हैं. तीन चीज़ें याद रखो, कैरिंग या कैरी ए हो जाएगा. तो टू ब्रिंग भी याद रखिएगा. The process of adopting a message from one language to another while maintaining its style, content of tone is called. सब कुछ एक ही है, मैसेज को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में बदला जा रहा है, टोन उन सब सेम है, तो यहाँ पे आपको कहा जाएगा ट्रांसक्रिएशन. इसको कहते हैं हम ट्रांसक्रिएशन. ऑप्शन ए सही हो जाएगा. ट्रांसक्रिएशन जो है ये दो वर्डों से बन के बना है. ट्रांसलेशन एंड क्रिएशन से बना है ट्रांसलेशन. इसको हम कभी कभी क्रिएटिव ट्रांसलेशन भी कहते हैं. ट्रांसक्रिएशन को क्रिएटिव ट्रांसलेशन भी कहा जाता है. टू ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपके एग्जाम में एक बार और आएगा ये, तो इसको याद रखो, रटो. नो टू लैंग्वेज जहाँ भी दिएगा एडवर्ड स्पेयर मार दीजिएगा. आइए पढ़ते हैं. नो टू लैंग्वेजेस आर एवर सफिशिएंटली सिमिलर टू बी कंसीडर्ड एज रिप्रेजेंटिंग द सेम सोशल रियलिटी. हु सेड द एबव लाइन, एडवर्ड स्पेयर ने कहा था ये लाइन्स. लोन ट्रांसलेशन इज ऑल्सो नोन एज. तो लोन ट्रांसलेशन को हम कहते हैं कॉलक्यू. लिटरल ट्रांसलेशन मीन्स, लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन. हु इज नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ द उपनिषद. तो उपनिषद के ट्रांसलेशन के लिए कौन जाना जाता है, तो दारा सिकोहा जाने जाते हैं. हु ट्रांसलेटेड एडविन एर्नोट्स लाइट ऑफ एशिया एज बुद्धिस्ट. ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ला. अगर आप लोगों ने शुरुआत में नहीं सुना हो तो यहाँ सुन लो, या फिर वहाँ नहीं बोला हो तो सुन लीजिए. मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी इसका कराया हुआ है, मेरे चैनल पर अपलोड हुआ है, उसको देख लीजिएगा. ठीक है. और भी एक वीडियो मैं डाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वो भी देख सकते हो. उसमें 50 क्वेश्चंस हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. मॉडल पेपर टाइप आपका हो जाएगा वो.
और एक प्रीवियस ईयर पेपर हो गया है और ये महा मैराथन है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ऐसा सोच के जाइएगा, 90% क्वेश्चन यहाँ से मैच करने चाहिए भाई। ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल किंग जेम अपीयर्ड इन 1611। The essay divided by common language was published in Chinch of the following collection of essays. The Perishable Empire, थोड़ा सा वर्ड्स को चेंज किया गया है लेकिन चीज़ें वही पूछी गई हैं। The book The Perishable Empire represents इंडियन राइटिंग हिस्ट्री, इंडियन राइटिंग हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है पेरिसेबल एम्पायर। इसमें है क्या, सिर्फ एसेज मिलेंगे आपको मीनाक्षी मुखर्जी के। मीनाक्षी मुखर्जी का जन्म हुआ था 1937 में, इनकी मृत्यु हुई थी 2004 में। 2004 में मीनाक्षी मुखर्जी गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड। तो साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला इनको, इन द ईयर 2003 में मिला। ऑप्शन ए, मीनाक्षी मुखर्जी गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द बुक। तो किस बुक के लिए पाई थी ये अवार्ड साहित्य अकादमी, द पेरिसेबल एम्पायर के लिए। द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द बुक डिवोटेड टू नॉवेल्स रिटन इन द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में जो लिखे गए नॉवेल्स हैं उनको इन्होंने अपने फर्स्ट सेक्शन में जगह दी है। द सेकेंड सेक्शन ऑफ द बुक इज एन एनालिसिस ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी वर्क। कॉन्टेम्प्रेरी वर्क के बारे में यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। वेरिएशन ऑफ लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट वुड बी लॉस्ट इन इंग्लिश इज सेड बाई। मीनाक्षी मुखर्जी द्वारा ये कथन कहा गया है, वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज एंड डियाल्ट वुड बी लॉस्ट इन इंग्लिश इज सेड बाई मीनाक्षी मुखर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, इस बार आ सकता है। देयर इज अ लैक ऑफ लीडरशिप for Indian fictions in English literature, in English translation. The reason is Indian publishing houses that publish English translation have been neither the money nor networking। इतना पढ़ लेना यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है भी नहीं। हंसूली बैंकर उपाधकता केने इन द ईयर 1947। नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं ईयर वाले आपको नहीं कहूँगा याद करने को, बहुत कम जो बोलूँगा वही याद करो। ज़्यादा याद करने के चक्कर में रहोगे, वो जो याद है वो भी भूल जाओगे, जो इंपॉर्टेंट है उनको याद करते हुए चलो। और अगर थोड़ा इधर उधर आ जाता है तो आप लोग की नज़र में एक बार वीडियोस पे मैं बता ही रहा हूँ, तो आप लोग को इतना तो आप लोग क्यों कर जाएगा, और नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं, एक आध क्वेश्चन छूट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। आइए, और वैसा आएगा भी नहीं जहाँ से बोलूँगा नहीं, ठीक है। अभी भी इतना सारा बड़ा आएगा नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। डिवाइडेड बाई कॉमन लैंग्वेज वाज पब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ एसेज। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस बदला गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज बदल दिया गया है। तो द पेरिसेबल एम्पायर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एन इक्विवेलेंट ऑफ द वर्ड ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के इक्विवेलेंट या समानार्थी कौन सा वर्ड नहीं है, तो धवानी जो है यह नहीं है, लेकिन कौन कौन है याद रखो, अनुवाद है, ताराजुमा है, भाषा अंतर है। भालचंद नेमदे इज अ नोवेलिस्ट। तो भालचंद नेमदे क्या है, मराठी नोवेलिस्ट थे, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंट है। द लीजेंड ऑफ खासका इज अ नोवेल बाई ओवी विजयन। ओवी विजयन द्वारा लीजेंड ऑफ खासका इंपॉर्टेंट है, मतलब जो भी प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट ही मानो, एक आध क्वेश्चन नहीं रहते हैं लेकिन उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी ये सब इंपॉर्टेंट ही है भाई, ये सब आपके बुक में भी है। आर्नियर अधिकार इज अ नोवेल बाई। आर्नियर अधिकार जो है ये नोवेल लिखा गया था महाश्वेता देवी द्वारा। विच नोवेल हैज सेक्शन नेम धर्मा भक्ति कर्मा एंड शक्ति। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। लव एंड लोनिंग इन बॉम्बे, यहाँ गलत लिखा हुआ है किताब में। हु इज ऑथर ऑफ द आरोग्य निकेतन। आरोग्य निकेतन के ऑथर जो हैं, ऑप्शन डी थरास्कन बंदोपाध्याय। द कावेरी गंगा प्रोजेक्ट प्रोड्यूस बुक विच ऑफ द लैंग्वेज। तो ऑप्शन तमिल तेलुगु बंगला। तो तमिल तेलुगु बंगला में यह लैंग्वेज किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, वही मुझे लग रहा था। तमिल कनाडा बंगला जो है ये ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है। और द कावेरी गंगा प्रोजेक्ट जो है ये प्रोड्यूस किया गया था किन लैंग्वेज में, तमिल कनाडा बंगला में, और कब किया गया था, 1996 में किया गया था, ठीक है। नो टू लैंग्वेजेस आर एवर सफिशिएंटली सिमिलर टू बी कंसिडर्ड एज रिप्रेजेंटिंग द सेम सोशल रियलिटी इज सेड बाई एडवर्ड स्पेयर। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ बालचंद्रा नमादे मराठी नोवेल केरला द कोकोम। ऑप्शन बी। अब आइए यहाँ से मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक एक क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन किए जाएंगे कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा। अब डेट ऑफ बर्थ कब पब्लिश हुआ ये सब तो आपको याद करना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो होम एंड द वर्ल्ड है ये नोवेल रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। इसके बाद इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला लैंग्वेज में लिखा था, इसको ट्रांसलेट किया इनके भाई ने
सुरेंद्र नाथ ने, ठीक है, सगा भाई नहीं था, वैसा कुछ आएगा भी नहीं, लेकिन जान लो। अब आते हैं हम रविन्द्रनाथ टैगोर का बर्थ कब हुआ था। 1861 में हुआ था, डेथ हुई 1941 में। इन नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं लिटरेचर में गीतांजलि के लिए। 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और जो होम एंड द वर्ल्ड है वो पब्लिश हुई थी 1916 में, और 1919 में इसको पब्लिश किया गया सुरेंद्र नाथ के द्वारा, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, ठीक है। और कुछ है, हाँ, ओरिजिनल नेम जो है द होम एंड द वर्ल्ड का घैरे बायरे है। ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे अंदर, तो यार मिलेंगे तो मिलते ही हैं, तभी देखते हैं, ठीक है। आओ, जो नहीं मिलेंगे उसको मैं बता दूंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, इनका जन्म हुआ 7 मई 1861 में। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई 7 अगस्त 1941 में। द रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन, कहाँ बॉर्न हुए थे? कलकत्ता, नाउ कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, इंडिया। When R.N. Tagore died, his ashes were scattered in the Gangas. तो इनकी मृत्यु के बाद इनके स्केटर्स जो गंगा जी में बहाए गए थे। Was the son of देवेंद्रनाथ टैगोर एंड शारदा देवी। तो इनके पापा का नाम देवेंद्रनाथ था, इनकी मम्मी का नाम शारदा देवी था। किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अ पोएट, राइटर, कंपोजर, फिलोसफर एंड पेंटर। ये एक बंगाली, ऑप्शन डी, पेंटर, पोएट, कंपोजर, फिलोसफर थे। Whose brother Satyendra Nath was the first Indian appointed to the life and formerly European Indian Civil Service। रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। Who wrote 6 poems relating to Sikhism and a number of articles in Bengali child magazine about Sikhism। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई ये सब चीज़ें। Who debuted in the short story genre in Bengali with भिखारिन द बेगर वोमेन। तो बेगर वोमेन के साथ डेब्यू किया था भाई साहब ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न फ्रॉम द लंदन। तो लंदन से कब आए? 1818 में आए, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर वाज मैरिड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 1883 में लेकिन हुए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल कब मिला? 2023, 2024 दोनों में आया है। 1913 में मिला, किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। गीतांजलि इन्होंने कब लिखी थी? 1912 में लिखी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 में मिला। Who was the awarded a knighthood by King George V5। तो इनको किंग जॉर्ज V5 के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी 1915 पे में इनके बर्थडे पे। बट ही रिनाउंस्ड इट आफ्टर द 1919 जलियांवाला बाग मास्केस। तो जलियांवाला बाग मास्केस होने के बाद, हत्याकांड होने के बाद, इन्होंने अपना नाइटहुड का पुरस्कार जो है उसको वापस कर दिया था। तो ये ऐसा कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। Who described the period from the phases of Tagore's life as being one of the peripatetic literature। तो दत्ता एंड रॉबिन्सन, ऑप्शन ए। Whose 5 years were marked by chronic pain and too long period of a illness। रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ ऐसा हुआ था, क्रोनिक पेन था, टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इलनेस थे। टैगोर कितने साल तक जिंदा थे? 18 ईयर्स तक वो जिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। Who among the following wrote the preface to the English translation of गीतांजलि। तो गीतांजलि का प्रीफेस कौन लिखा था इंग्लिश ट्रांसलेशन में? वाई.वी. ईट्स ने लिखा था। इंपॉर्टेंट है, आएगा। Which university was founded by रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी यूनिवर्सिटी फाउंड की, बनाई? विश्व भारती, ठीक है। इन विच ईयर डिड रविन्द्रनाथ टैगोर सरेंडर द नाइटहुड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मास्कर्स। तो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग, तो उसी में इन्होंने अपने ले जाके नाइटहुड की उपाधि दी थी, वापस कर दी थी। संग ऑफ दाबीर इन अ 1950 बुक कंसिस्टिंग ऑफ 100 पोएम ऑफ अ कबीर इन द 15th century इंडियन पोएट एंड मिस्टिक ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग, गीतांजलि को सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग भी कहते हैं, याद रखना। इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाय बंगाली पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि लिखी गई है, सीधा सीधा। विच वर्क ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इज पार्ट ऑफ द यूनेस्को कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वर्क, या फिर रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, वर्ड सही नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। तो गीतांजलि के लिए इनको भाई रिप्रेजेंट यूनेस्को ने बुलाया गया था कलेक्शन के लिए। तो गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग द ओरिजिनल बंगाली कलेक्शन ऑफ 157 पोएम्स एज ए गीतांजलि वाज पब्लिश्ड ऑन। तो कब पब्लिश हुई? 14 अगस्त 1910 में। जो ओरिजिनल बंगाली कलेक्शन है 157 पोएम का गीतांजलि का, वो पब्लिश हुआ था। द इंग्लिश गीतांजलि और सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग इज अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज 103। तो 103 पोएम है इसमें,
और हिंदी जो बंगाली वाले में है उसमें आप देखे तो 105 थे, 157 थे, 157। The Home and the World is a novel written by Rabindranath Tagore. It was published in the year 1916. How did अमूल्य die in The Home and the World? तो अमूल्य कैसे मरे थे? ऑप्शन सी, ही इज शॉट ड्यूरिंग द राइट्स, तो गोली मार दिया गया था इनको। द होम एंड द वर्ड, हु इज बारा रानी, तो बारा रानी कौन है होम एंड द वर्ड में? तो बिमला की सिस्टर इन लॉ हैं। हु वॉज द इंग्लिश वोमेन हु टीचेस बिमला हाउ टू बी अ मॉडर्न वोमेन, तो मिस गिम्बली जो है इनको बताती हैं, इंग्लिश इनकी टीचर रहती हैं, इनको बताती हैं कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में जीना है, मॉडर्न वोमेन बनना है। द नोवेल द होम एंड द वर्ल्ड इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ, स्वदेशी मूवमेंट के बैकड्रॉप में होम एंड द वर्ल्ड सेट किया गया है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज निखिल्स स्कूल टीचर, तो निखिल के स्कूल टीचर कौन थे? चंद्रनाथ थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो चुके हो, देख सकते हो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। द होम एंड द वर्ड इन बंगाली फर्स्ट अपीयर्ड इन 1916 में पब्लिश हुआ, फर्स्ट अपीयर हुआ, वही सब बातें। घोर बायरे या गहरे बायरे आर द बंगाली वर्ड इट्स इंग्लिश वर्ड, होम एंड द वर्ड इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा, और गहरे बायरे ही इसका ओरिजिनल नेम है जो बंगाली में रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, इसको सुरेंद्रनाथ ने इसको भी ट्रांसलेट किया। द होम एंड द वर्ड इसका मतलब यही होता भी है। द होम एंड द वर्ड इज अ नॉवेल, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है होम एंड द वर्ड। निखिल, बिमला, संदीप, बारा रानी, अमूल्य आर द कैरेक्टर इन द नॉवल द होम एंड द वर्ड, ऑप्शन सी। इन द नॉवल द होम एंड द वर्ड, द होम इज सिम्बलाइज्ड इंडिया, होम क्या सिंबलाइज करता है इसमें? इंडिया को सिंबलाइज करता है। द नॉवल होम एंड द वर्ड कंसिस्ट ऑफ चैप्टर्स, तो कितने चैप्टर्स हैं होम एंड द वर्ड में? 23 चैप्टर्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, याद रखो। बिमला स्टोल मनी फ्रॉम हर होम टू गिव संदीप, द अमाउंट इज, तो बिमला पैसे चोरी करती है संदीप को देने के लिए अपने होम से 6000 रुपये, 6000। नेशनलिज्म, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निज्म, लव एंड यूनियन, द रोल ऑफ वुमेन, ट्रूथ एंड लाई आर द थीम ऑफ द नोवेल, तो ये सब थीम्स किसके हैं? होम एंड द वर्ड के हैं। बिमला इज द वाइफ ऑफ, बिमला किसकी वाइफ थी? तो निखिल की वाइफ थी बिमला। हु इज द लीडर इन द नोवेल, इसमें संदीप जो है वो लीडर थे, नेता। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाई मीनाक्षी मुखर्जी, तो मीनाक्षी मुखर्जी के द्वारा कौन सा वर्क नहीं है, लेकिन याद रखिए कौन कौन से वर्क हैं। एन इंडियन फॉर ऑल द सीजन्स, द ट्वाइस बॉर्न, फिक्शन, रियलिज्म ऑफ रियलिटी, इन तीनों है, लेकिन ये जो डियास्पोरा है या नहीं है, देखोगे आप जो पेपर कराए हो 2024 वाला, उसमें भी सब क्वेश्चंस मिलेंगे जो 2024 यहाँ लिखे हुए हैं, मतलब सब कुछ सही है। मराठी पीपल केम टू नो अबाउट द राइटिंग ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थ्रू फिल्म्स, यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्म की तरह से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के थॉट्स को ये लोग जाने थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन बी डायरेक्ट ट्रांसलेशन सही रहेगा। विच ग्लोबल एजेंसी स्पॉन्सर द अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन वर्क्स इन इंग्लिश फॉर द वर्ल्ड रीडर इन 1960, तो यूनेस्को भाई इंडिया में भी ग्लोबल एजेंसी था जो स्पॉन्सर करता था इंग्लिश को, इंग्लिश के रीडर्स को। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाई टैगोर, तो टैगोर के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया? तो सावित्री जो है इनके द्वारा नहीं है, याद रखो क्या क्या है, गीतांजलि है, बालिका है, बालका, माई रेमिनेंसेंस है। व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द नोवेल ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड, तो बताया हूँ पहले, घारे बारे। भीष्म साहनी वॉज बॉर्न इन, तो भीष्म साहनी का जन्म हुआ था 8 अगस्त 1915 में। भीष्म साहनी वाज डाइड इन, कब इनकी मृत्यु हुई थी? 2024 में क्वेश्चन आया है। 11 जुलाई 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी भीष्म साहनी की। इन्होंने लिखा क्या है? अमृतसर आ गया, द ट्रेन हैज़ रीच्ड अमृतसर, ठीक है। हिंदी में भीष्म साहनी ने लिखा है, इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है अशोक भल्ला द्वारा। यहाँ अभी एक ऑप्शन तो आलोक लिखा रहेगा, लेकिन उसको अशोक समझिएगा। और जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के मामले से ही डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। भीष्म साहनी वाज अवॉर्डेड द पद्म भूषण फॉर लिटरेचर इन 1998 में इनको पद्म भूषण मिला था। अगर आप लोग चाहते हो जैसे कि मैं एक एक चैप्टर्स का डिस्कस करूं, तो वो डिस्कस किया हुआ है जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें, जहाँ से क्वेश्चंस आए, जैसे होम एंड द वर्ड आया तो उसको सब कुछ बता दिया उसके बारे में, ठीक है। तो उसमें जाके देखो।
और वो सबसे बेहतरीन वीडियो है वो भी, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देना चाहते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस वहीं से देखना। यहाँ भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं 2024 वाले, लेकिन यहाँ से आप याद नहीं रख पाओगे। वहाँ एक इंपॉर्टेंट छटे हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, जो आपको एग्जाम से पहले 2 बार 3 बार देख के जाना है। इस वीडियो को भी 2 बार तो देख ही लो, मैं कहूँगा × 2 के स्पीड में देखिए। भीष्म साहनी को अवार्ड मिल गया। चलिए, भीष्म साहनी वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकादमी फेलोशिप, तो ये 2002 में मिला था साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। भीष्म साहनी इपिक वर्क तमाशा तामस डार्कनेस इग्नोरेंस 1974 is a novel based on the riots of 1947 partition of India which he witnessed at रावलपिंडी में। जो भी देखा था इन्होंने इसको लिखा था। तमाश में डार्कनेस इग्नोरेंस 1974 में पब्लिश हुई है नोवेल इनकी, जो पार्टीशन पे बेस्ड है इंडिया के। तमाशा वॉन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द लिटरेचर and was later made into a television film by गोविंद निहालनी in the year 1987 में। ये भाई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद रखो। भीष्म साहनी wrote the screenplay for कुमार साहनी film कास्बा 1991 which is based on the Anton Chekhov story in the gully। इम्पॉर्टेंट नहीं है। भीष्म साहनी wrote his autobiography, तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। आज के अतीत ATET ऑन 31 मई इंडियन पोस्ट रिलीज अ कम्युनिटी पोस्टेज स्टैम्प टू हॉनर साहनी। तो भाई साहब हॉनर करने के लिए इनको किया गया था 2017 में, इनके नाम का एक स्टैम्प निकाला गया था 2017 में। आइए देखते हैं, देख लो यहाँ 2017 दिख रहा है। आइए, अमृतसर आ गया इस स्टोरी रिटर्न बाई, अमृतसर आ गया स्टोरी किसके द्वारा लिखा गया? भीष्म साहनी द्वारा। अमृतसर आ गया इज बेस्ड ऑन, अमृतसर आ गया किस पे बेस्ड है? पार्टीशन ऑफ इंडिया पे बेस्ड है, पार्टीशन ऑफ इंडिया। अमृतसर आ गया कब पब्लिश हुई थी? 1973 में यह पब्लिश हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन 1994 भाई 1994 दिखा यहाँ पे, मैंने टिक भी कर दिया था। 1994 में इसको पब्लिश किया गया था, जो किसका ट्रांसलेटेड वर्जन है अमृतसर आ गया, इसको पब्लिश किया गया था 1994 में। जिसका रियल वर्जन है जो भीष्म साहनी ने लिखा था, जो हिंदी में लिखा गया है, वो 1956 में पब्लिश हुआ था। 1956 जो हिंदी पे समझते हो। अमृतसर आ गया इज स्टोरी ऑफ भीष्म साहनी, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, तो यह 14 स्टोरीज का एक कलेक्शन है। अमृतसर आ गया। सरदार जी 3 पठान्स, पठान नहीं 3 पठान, अ वीक क्लर्क एंड अ वुमेन, अ न्यू पुअर पैसेंजर, ए मुस्लिम पैसेंजर आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। अमृतसर आ गया में कैरेक्टर्स हैं। द राइटर ऑफ द स्टोरी अमृतसर आ गया वाज ट्रैवलिंग इन द, वह ट्रैवल, जो अमृतसर आ गया राइटर है वह कहाँ किस में ट्रैवल कर रहा है? तो ट्रेन में कर रहा था। हु वाज द सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द राइटर, तो राइटर के फ्रंट में कौन था? कौन बैठा हुआ था? सरदार जी बैठे हुए थे, सरदार बैठे हुए थे। अमृतसर आ गया वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाई, अमृतसर आ गया कब किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में? अशोक भल्ला द्वारा किया गया है। Get down, the man shouted in a hustle and bustle, the throwing out the coat and logs bundles, grabbed the door stick and got down. These lines have been taken from the Amritsar आ गया। Get down your mother, she kicks as a Hindu woman who says, तो भाई अपने एक हिंदू वुमन को मार रहे हो, इसको किसने कहा? गेट डाउन योर मदर, तुम्हारी मम्मी ने यही सिखाया है, ऐसा मतलब। तो लीन बाबू, दुबला पतला बाबू ने कहा था इस चीज़ें। भीष्म साहनी वाज बॉर्न इन द सिटी, भीष्म साहनी रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में। वेयर डिड भीष्म साहनी डाई, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली में हुई इनकी मृत्यु। द पीरियड ऑफ भीष्म साहनी 1955 से 2003। भीष्म साहनी अर्न हिज PhD फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1958। फ्रॉम 1957 to 1963 he worked as a translator at the foreign language publishing house in Moscow। Important नहीं है। भीष्म साहनी was a member of executive committee in the साहित्य अकादमी अवार्ड 1993 से 1997 में। इनको साहित्य अकादमी कमेटी में एग्जीक्यूटिव का रोल मिल गया था, मेंबर बने थे। अमृतसर आ गया बाबू किक्ड द पैसेंजर हु वाज ट्राइंग टू एंटर द कंपार्टमेंट विद एन बम्बू, से एक व्यक्ति जो था कंपार्टमेंट में आने की कोशिश कर रहा था, उसको बाबू ने किक कर दिया, पैर से मार दिया। किक किया है मतलब लोहे से मारा था, मारने को पैर से, पठान ने मारा था।
Which of the following place is not mentioned in the train has reached अमृतसर? तो ट्रेन हैज reached अमृतसर, अमृतसर आ गया, में कौन सा प्लेस मेंशन नहीं है? तो कोलकाता नहीं मेंशन है, क्या क्या मेंशन है याद रखो, पेशावर, दलई, पठानकोट, अमृतसर भी मेंशन है तो याद रखिए अमृतसर तो स्टोरी में भी है। दैट स्टोरी मतलब नाम ही उसका अमृतसर है। द स्टोरी द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर डील्स विथ, तो कॉन्जिक्वेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया से डील करती है। ये नोवेल या प्ले या स्टोरी, प्ले है वैसे, नॉवेल मान लो भाई, नॉवेल। भीष्म साहनी वाज बॉर्न इन, भीष्म साहनी का जन्म हुआ था रावलपिंडी में, यह एक नॉवेल है, याद रखना पहले तो। तमाश इज अ फेमस नॉवेल, भीष्म साहनी का एक नॉवेल है तमाश। द स्टोरी अमृतसर आ गया इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाई, अमृतसर आ गया है किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया है? अशोक भल्ला द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। यहाँ आलोक लिखा है, आलोक पे मत जाएगा, देखिए यहाँ पे मैंने यस किया भी था, अशोक हो गया है। इन विच ईयर ऑल द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर सेट, 1947 में सेट किया गया है ये स्टोरी। द नरेटर ऑफ द स्टोरी द ट्रेन हैज रीच्ड अमृतसर वाज गोइंग फॉर विच कोर्ट, तो क्या करने के लिए जा रहे थे अमृतसर? ये नरेटर जो है अमृतसर आ गया स्टोरी में, कहाँ इंडिया में जा रहे थे, क्या करने के लिए, कहाँ नहीं क्या करने जा रहे थे? टू वॉच द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, ना कि टू सी द वाघा बॉर्डर, तो ऑप्शन ए यहाँ सही रहेगा। विच लैंग्वेज वाज बीइंग यूज्ड बाय द कैरेक्टर फॉर पेशावर, फ्रॉम पेशावर, ऑप्शन यहाँ पे सी है, गलत है, डी पुश्तो, ऑप्शन डी पुश्तो लैंग्वेज में पेशावर के लोगों ने, कैरेक्टर जो था पेशावर में जो ट्रेन में आया था उसने बात की था, पुश्तो लैंग्वेज में बात किया था। Which of the following stations changed the course of events and behavior of Babu in the story the train has reached अमृतसर, तो ऑप्शन सी अमृतसर। अमृतसर में जो है बिहेवियर चेंज हो जाता है बाबू का जैसे अमृतसर आते हैं, क्योंकि उससे पहले पठानों का दबदबा था पूरे ट्रेन में, पठान जो चाह रहे थे वो कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन मुस्लिम एरियाज में थी और जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ पठान का दबदबा जा रहा था। लेकिन जब अमृतसर आता है हिंदूज़ की पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा हो जाती है, उधर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे हिंदूज़ का थोड़ा सा जोश आ गया है, उन लोग को मोटिवेशन है, उन लोग के पास ज़्यादा शक्ति आ गई थी। तो वही बाबू भी हिंदू था, तो उसने अमृतसर आने के बाद उसने नारा भी लगाया, अमृतसर आ गया और उसका बिहेवियर चेंज भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई भीष्म साहनी, इसमें भीष्म साहनी द्वारा क्या नहीं लिखा गया है? तो भाई ए लिखा गया है, केओर नहीं लिखा गया है, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे याद रखना जो है ट्रेन है पाकिस्तान से इंडिया जा रही थी, ठीक है, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आ रही थी वो ट्रेन, इसमें लोग बैठे हैं। तकाजी शिवशंकरा पिलाई वाज बॉर्न, तो 17 अप्रैल 1912 में इनका जन्म हुआ। TSP वाज डाइड, ऑप्शन बी 1999 में 10 अप्रैल। TSP वाज राइटर ऑफ अ लिटरेचर, मलयालम राइटर थे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नाम ले रहा हूँ या फिर पिलाई करके आगे चलते हैं। पिलाई राइटर थे मलयालम। द पेन नेम ऑफ पिलाई का पेन नेम क्या है? तजकाही। ही बिलोंग टू लिटरेरी मूवमेंट, ये बिलोंग करते थे लिटरेरी मूवमेंट रियलिज्म से। तजकाही पिलाई वॉज बॉर्न इन ताकाई, अ स्मॉल विलेज इन कुतान इन प्रेजेंट डे अल्पुझा डिस्ट्रिक्ट, केरला में इनका जन्म हुआ था, सीधे याद रखो। TS पिलाई गॉट पद्मा भूषण इन द ईयर, तो TS पिलाई को पद्म भूषण अवार्ड मिला, पहले इतना याद रखिए। फिर इनको मिला पद्म भूषण अवार्ड 1985 में। पिलाई गॉट ज्ञानपीठ अवार्ड इन द ईयर 1948, 1984 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल गया। पिलाई गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर 1957, ये सब अवार्ड लिखते रहिए क्या क्या इनको कब मिल रहा है। पिलाई गॉट केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर 1965, अवार्ड की झड़ी लग गई है। पिलाई स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ रिपोर्टर, इन्होंने अपना कैरियर रिपोर्टर स्टार्ट किया था। पिलाई नोबल कायार वाज सेलेक्टेड फॉर द वायलार अवार्ड 1984 में। पिलाई नोबल्स कायार वाज सेलेक्टेड फॉर द वालवार अवार्ड इन 1984 में इनको सेलेक्ट किया गया था, इनके कवार को वालवार अवार्ड के लिए। पिलाई अवार्डेड बाई गवर्नमेंट ऑफ अ केरला विच द हाईएस्टली हॉनर्ड इट वाज इतुकचान पुरस्कार, थोड़ा सा वर्ड प्रोनाउंस करने में दिक्कत है क्योंकि केरल में लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ऐसे ही वर्ड रहेंगे। इन 1996 पिलाई वाज कन्फर्म्ड विद अ हॉनररी डॉक्टरेट डी लिट बाय महात्मा गांधी द्वारा इनको डी लिट कहा गया था, उपाधि मिली थी हॉनर। इंडियन पोस्ट इशूड
a commemorative postage stamp depicting the image of T.S. Pillai in the year 2003 में इनके लिए स्टैम्प भी एक निकाला गया इनको. In the Flood is written by T.S. Pillai के द्वारा लिखा गया है. Flood in the Flood. The title of the story in the Flood across the sense of loss and empathy का सेंस बनाता है in the Flood जो टाइटल है. चीनान डॉग आर अपीयर इन द पिलाई स्टोरी. तो चीनन डॉग जो है अपीयर होता है पिलाई की स्टोरी में द फ्लड में. द टेम्पल वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द विलेज. जो टेम्पल था हाइएस्ट पॉइंट था विलेज का. द आइडियल ऑफ द गॉड वॉज सिचुएटेड. जो आइडियल है गॉड है सिचुएटेड है नेक डीप इन वाटर. उनका नेक पूरा डबाडब भर गया है डूब गए हैं. देयर वेयर 67 चिल्ड्रन हैंडल्ड इन द 3 रूम्स इन द attic ऑफ द टेम्पल. ऑप्शन बी. China Penaya stayed indoors for hoping that the water would recede in 2 days. Chenan and Paria had been standing in the water an entire night and a day. It had been since his master had escaped to safety. 3 days. Option B. Chiman did not own a row of boat 18 inside hills, but he had built an elevated platform out of the coconut fruits and twigs that jutted above the level of the flood. तो फ्लड वाटर से बचने के लिए उसने कुछ बना के अपने घर को ऊपर थोड़ा सा करके उसके ऊपर जाके बैठे हुए थे लोग. Chenan is the character of the story in the flood. On doing a portion of a that from inside his hut, Chenan somehow scrambled on the roof and looked around. He saw a big moving north boat. Chenan found a dead dog body under. किसके अंदर पाया था अपने कुत्ते का बॉडी कोकोनट ट्री के. There were 67 children handled in the 3 room in the attic of the hill. लिखा हुआ है गलत है. टेम्पल. ऑप्शन ए. There were also 300 and men as well as dogs, cats, goats and fowls. 56. Pillai was also known as Kerala Masupant. The story in the flood. Velka Ketai was one of the Thakazi's early short stories published in his first short story collection. तो पुतु मुलार जो है इनकी एक कलेक्शन है स्टोरीज की पिलाई की 1935 में पब्लिश हुई थी. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 201 क्वेश्चंस करा दिया हूँ मैं आपको. इसमें ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं है. ट्रांसलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस मैं करा भी नहीं सकता. उसको ट्रांसलेशन पढ़ के जाइए. जो प्रीवियस ईयर पेपर में ट्रांसलेशन आए हैं उनको देखिए. बहुत आसान ट्रांसलेशन थे. उनको कराने की कोई आवश्यकता नहीं है. अगर आप लोग कहोगे तो मैं करा भी दूंगा. ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन आप लोग को थोड़ा जल्दी कमेंट करना रहेगा. 29 तारीख से पहले आप लोग बताइए. मैं करा दूंगा. ट्रांसलेशन है बट मैं कराना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं बनता. कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ट्रांसलेशन के. एकदम आसान क्वेश्चंस भी आ रहे हैं. ऑप्शंस भी रहेंगे आप कर लोगे. 4 से 5 क्वेश्चन ट्रांसलेशन से आ भी रहे हैं. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं हैं. दोनों साल में मैं देखा हूँ.